इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तो मुझे ये प्रूव करना है कि एक क्वाड्रिलेटरल है, उस क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, और मुझे ये प्रूव करना है कि वो एक पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, तो जब वो पैरेललोग्राम होगा, मुझे ये चीज़ प्रूव करनी है, तो मैं जानबूझकर उसको पैरेललोग्राम जैसा ही बना दूंगा। ठीक है, तो हम उसको जो डायग्राम बनाएंगे वो ऐसा बनाएंगे कि वो देखने में पैरेललोग्राम जैसा लगे। देखिए A B C D ये हो गया। लेट A B C D be a quadrilateral. Let A B C D be a quadrilateral whose diagonals bisect each other. Let ABCD be a quadrilateral whose diagonals bisect each other. That is given आप क्या करें, A से C को ज्वाइन कर दीजिए ऐसे, और B से D को ज्वाइन कर दीजिए ऐसे। तो ये दोनों इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो बेसिकली ये बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो AO इज इक्वल टू CO हो गया एंड BO इज इक्वल टू DO हो गया। AO इज इक्वल टू CO एंड BO इज इक्वल टू DO। तो ये दे रखा है हमको, AO इज इक्वल टू CO एंड BO इज इक्वल टू DO। AO इज इक्वल टू CO एंड BO इज इक्वल टू DO, ये चीज हमको दे रखी है टू प्रूव ABCD is a पैरेललोग्राम। ये चीज प्रूव करनी है, तो इसका प्रूफ में मैं क्या करूंगा, इन ट्राइंगल DOC एंड ट्राइंगल BOA, इन ट्राइंगल DOC एंड ट्राइंगल BOA, तो मैं ये दो ट्राइंगल्स ले रहा हूँ DOC और BOA। तो देखिए DOC में हम कहेंगे DO और BOA में हम कहेंगे BO। DO इज इक्वल टू BO, DO इज इक्वल टू BO, DO इज इक्वल टू BO। रीजन में लिखिएगा गिवन, ये हमको दे रखा है। नेक्स्ट इस तरफ मेंशन कर रहा हूँ मैं, DO इज इक्वल टू B हो गया। फिर आप ये देखिए, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये यहाँ पर काट रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो एंगल DOC इज इक्वल टू एंगल BOA। एंगल DOC इज इक्वल टू एंगल BOA, और रीजन में आप लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट लिखें CO इज इक्वल टू AO गिवन। तो आप देखिए, आपने इस ट्राइंगल में क्या यूज करा, साइड एंगल साइड, ऐसे इस ट्राइंगल में साइड एंगल साइड। तो भाई SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए। लेकिन कॉन्ग्रुएंट किस तरीके से होंगे, आप ये देखिएगा, SAS है तो साइड दो हैं, एंगल एक है, तो साइड्स मेजॉरिटी में है, तो हम साइड्स लेंगे कौन कौन सी, DO BO और CO AO। तो रफ में करके देख लो, जैसे ये है ना, DO इज इक्वल टू BO और ये क्या है, CO इज इक्वल टू AO। तो अब आप क्या करें कि ये वाला ट्राइंगल बन रहा है
डी ओ सी ओ, ये इस वाले ट्राइंगल के पार्ट्स हैं, ठीक। तो इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे डी ओ और सी ओ, लेकिन हमारा कॉमन जो अल्फ़ाबेट है वो बीच में आना चाहिए, तो इसको ओ सी लिख लो, डी ओ और ओ सी, ये हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, डी ओ सी। ऐसे ही जब इसकी बात करेंगे तो पहले लिखो बी ओ, फिर लिखो ए ओ, ठीक, क्योंकि पहले डी ओ लिखा था, तो डी ओ पहले डी ओ लिखा था और सी ओ लिखा था, और डी ओ किसके इक्वल है, बी ओ के, सी ओ किसके इक्वल है, ए ओ के। तो अब पहले बी ओ और ए ओ लिखेंगे, तो इसमें कॉमन वाला अल्फाबेट बीच में आना चाहिए, तो बी ओ और ओ ए कर दिया, तो ये हो जाएगा बेटा बी ओ ए, ये ट्राइंगल बन गया बी ओ ए, ठीक है। अब देखिएगा भाई, ऐसे कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया ट्राइंगल डी ओ सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ओ ए। एक तो ये चीज हो गई। यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा कि एक तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाएंगी और एक कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। तो पहले कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की बात करें, तो इसका पहला दूसरा अल्फाबेट क्या है, डी ओ इज इक्वल टू, इसका पहला दूसरा अल्फाबेट क्या है, बी ओ, तो डी ओ इज इक्वल टू बी ओ, सेमीकोलन। इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट ओ सी, इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट ओ ए, इसका पहला और तीसरा अल्फाबेट डी सी, इसका पहला और तीसरा अल्फाबेट बी ए, डी सी इज इक्वल टू बी ए। ये हो गया मेरे काम की चीज जो है वो मुझे ये नजर आती है, डी सी इज इक्वल टू बी ए। ये डी सी और बी अपोजिट साइड्स इक्वल तो आ गई, पैरेलल और प्रूव हो जाएगा काम। तो यहाँ तो देखें आप बाई सी पी सी टी, और फिर सारे एंगल्स लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप ये समझ लो। देखो यहाँ से मुझे एक चीज समझ में आ गई कि डी सी बी ए के इक्वल है, अपोजिट साइड्स इक्वल आ गई हैं, लेंथ इक्वल आ गई है उनकी। अपोजिट साइड्स अगर पैरेलल भी आ जाए तो बात बन जाएगी। तो पैरेलल के लिए सारे एंगल क्यों लेते हो, आप ये देखो कि अगर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल प्रूव करनी है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर इक्वल हो जाए तो हम ये कहेंगे कि डी सी और बी ए के बीच में ये ट्रांसवर्सल है, और ट्रांसवर्सल के इस तरफ वाला एंगल ये और ये, मतलब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो बन रहे हैं वो इक्वल है। और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होने का मतलब क्या, लाइंस ऑफ पैरेलल, ठीक है। तो मैं ही देखूंगा इस वाले ट्राइंगल का सी एंगल, देखो पहले थर्ड पोजीशन पर बन रहा है, आ रहा है अल्फाबेट सी, और इस वाले ट्राइंगल का ए एंगल देखिए कौन सी पोजीशन पर है, वो भी थर्ड पर, तो बन गई बात, दोनों इक्वल है। तो हम ये बोलेंगे थर्ड पोजीशन पर सी लिखा हुआ अल्फाबेट यानी कि एंगल सी, कैसे लिखोगे एंगल सी, सी को डी और ओ के बीच में डाल दो, एंगल डी सी ओ इज इक्वल टू सी, यहाँ पर जो ए है थर्ड पोजीशन पर, इसको बी और ओ के बीच में डाल दो, एंगल बी ए ओ, ठीक है। और रीजन में लिखिएगा बाई सी पी सी टी, यहाँ पर भी वही कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। आप ये कहें सिंस डी सी इज इक्वल टू बी ए एंड एंगल डी सी ओ is equal to angle BAO, that is alternate interior, angles are equal, alternate interior angles are equal, so DC is parallel to BA। तो जब DC BA के इक्वल भी है और DC BA के पैरेलल भी है, DC BA के इक्वल भी है और DC BA के पैरेलल भी है, therefore ABCD is a parallelogram। ABCD is a parallelogram। बस हो गया फ्रेंड्स, यही हमारी थ्योरम समाप्त है। बताइए जी क्लियर है कि नहीं, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स बताएं। यस सर। चलिए ठीक है, अब आगे चलता हूँ मैं थ्योरम 7 के बाद में। फिर क्या देखिए, 7 तो हमारी थ्योरम्स हो गई। अब क्या करेंगे, अब सारे एग्जांपल्स उठाकर देखेंगे। तो पहला एग्जांपल देखिए, इन्होंने बोला है शो दैट ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल। हम ना डेफिनेशन की अगर बात करें तो रेक्टेंगल की डेफिनेशन ये होती है कि पैरेललोग्राम में अगर एक एंगल भी 90 डिग्री का हो जाता है देन इट इज कॉल्ड अ रेक्टेंगल, ठीक। तो बस इस फंडे को दिमाग में रखते हुए चलेंगे आगे। 7 जो थ्योरम दे रखी हैं उसके बाद में ये एग्जांपल दे रखा है, पेज नंबर है एनसीईआरटी में, पेज नंबर है 141।
पेज नंबर 141. Example number 1 show that example number 1 show that each angle of a rectangle is a right angle. Show that each angle of a rectangle is a राइट एंगल. ये चीज प्रूव करनी है मुझे. हाँ जी बेटा बताइए. So, like in the previous example, you just wrote like BC is equal to BA and BC is parallel to BA. हाँ. Sir, we need just these two things to say that the ABCD is a Quadrilateral is a parallelogram. So this is the only sufficient condition. There are two types of conditions. First condition is called necessary condition and second condition is called sufficient condition. Necessary condition का मतलब ये है कि इस चीज़ का होना बेहद ज़रूरी है. Necessary condition क्या है कि वो quadrilateral होना चाहिए, मतलब उसकी 4 साइड होनी चाहिए. आप ट्रायंगल को पैरेललोग्राम प्रूव नहीं कर सकते. तो नेसेसरी का मतलब है कि इसके बिना तो बात बनेगी ही नहीं. ठीक है. तो पहली जो नेसेसरी कंडीशन है वो हो गई क्वाड्रिलेटरल, यानी कि 4 साइडेड फिगर है. अब नेक्स्ट जो है वो बात करते हैं सफिशिएंट कंडीशन की. तो सफिशिएंट मतलब इतना बहुत है. सफिशिएंट का मतलब ये बहुत है. तो बहुत का मतलब ये है कि भाई अगर DC और BA ये दोनों लाइंस एक दूसरे के इक्वल भी आ जाती हैं और एक दूसरे के पैरेलल भी आ जाती हैं, तो इतना सफिशिएंट होता है किसी को पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए. हमने 2 चीज़ें प्रूव करी. देखिए हमने क्या 2 चीज़ें क्या प्रूव करी कि एक तो DC और BA इक्वल है और एक DC और BA पैरेलल है, तो पैरेललोग्राम बन गया. 2 चीज़ें करी ना प्रूव. अच्छा, और दूसरी 2 चीज़ें क्या प्रूव कर सकते थे कि DC और BA इक्वल, BC और DA इक्वल, तो भी मैं उसको पैरेललोग्राम बोलता. तो 2 चीज़ें हुई ना यहाँ पर भी. या फिर DC पहली चीज DC और AB ये दोनों पैरेलल और BC और DA ये दोनों पैरेलल. या अपोजिट साइड्स को आप इस वाली पेयर को भी और इस वाले पेयर को भी पैरेलल प्रूव कर दें तो भी पैरेललोग्राम. या फिर आप इस वाले पेयर को भी इक्वल और इस वाले पेयर को भी इक्वल प्रूव कर दें तो भी पैरेललोग्राम. या फिर आप कोई एक पेयर को इक्वल एंड पैरेलल प्रूव कर दें तो भी वो पैरेललोग्राम. समझ गए. तो 2 चीज़ आपको लेकर चलनी पड़ेगी. कोई भी 2 चीज़ आप कर दीजिए तो वो पैरेललोग्राम हो जाएगा. समझ गए. चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं. शो दैट ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल. तो यहाँ लिखिएगा ABCD. और यहाँ बना लीजिए 90 डिग्री का एंगल. ये कहिएगा लेट ABCD बी अ रेक्टेंगल. By definition, we know that if one angle of a parallelogram is right angle, if one angle of a parallelogram is right angle, then it is a rectangle. ठीक है. अगेन ये सफिशिएंट कंडीशन है. सफिशिएंट का मतलब बस इतना कर दो, इसके आगे की कहानी प्रूव करके दिखाने की जरूरत नहीं है. ठीक. तो मतलब क्या होता है कि देखिए पैरेललोग्राम है. पैरेललोग्राम में आपने एक एंगल को 90 डिग्री प्रूव कर दिया तो बहुत है. आप कहेंगे कि हाँ अब ये रेक्टेंगल कहलाएगा. तो ये सफिशिएंट कंडीशन होती है. वी नो दैट इफ वन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज राइट एंगल देन इट इज अ रेक्टेंगल. ठीक है. अच्छा हम लोग जो हैं हम लोग 5th क्लास से 6th से 7th से ये हम रेक्टेंगल स्क्वायर ट्रायंगल ये पढ़ते आ रहे हैं थोड़ा बहुत. ठीक है. थोड़ा बहुत बस स्टैंडर्ड बढ़ता चला जाता है क्वेश्चंस का, बाकी हम पढ़ते आ रहे हैं इनको. तो रेक्टेंगल के बारे में हम शुरू से ये जानते हैं जब से हमने एंगल पढ़ना शुरू करा है कि रेक्टेंगल के चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं. ठीक है. अब यहाँ पर वो ये कह रहे हैं इस चीज़ को प्रूव करके दिखाओ. क्यों
क्योंकि हमने जो अब 9th क्लास में रेक्टेंगल की डेफिनेशन पढ़ी है वो ये है कि इट इज दैट पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री, एक एंगल 90 डिग्री हो गया तो वो रेक्टेंगल कहलाएगा। पहले से ही दे रखा है कि रेक्टेंगल है, इसका मतलब एक एंगल तो 90 डिग्री है, तो क्या करें हम ये कहेंगे सिंस इट इज अ since it is a rectangle, since it is a rectangle, तो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स तो पैरेलल होती है ना, इट इज अ रेक्टेंगल ब्रैकेट में लिख दो दैट इज पैरेललोग्राम, दैट इज पैरेललोग्राम विद वन एंगल 90 डिग्री, एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसका एक एंगल 90 डिग्री है, ये मैंने ब्रैकेट में मेंशन कर दिया। और जब ये पैरेललोग्राम है तो भाई इसमें ए बी और डी सी ये दोनों पैरेलल हो गए, और जब ए बी और डी सी पैरेलल हो गए तो ए डी क्या हो गई ट्रांसवर्सल, जब ए डी ट्रांसवर्सल हो गई तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये क्या हो गए कोइंटीरियर एंगल, और कोइंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है 90 डिग्री। ठीक, तो हम ये कहेंगे सिंस इट इज अ रेक्टेंगल दैट इज पैरेललोग्राम विद वन एंगल 90 डिग्री, ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ए बी इज पैरेलल टू डी सी, therefore angle A plus angle D, angle A plus angle D is equal to 180 degree। रीजन में बेटा लिखिएगा को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये सबको समझ में आ रहा है भाई। देखिए जब ट्रांसवर्सल होती है तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड बनने वाले एंगल, ये भी ट्रांसवर्सल के इस तरफ, ये भी ट्रांसवर्सल के इस तरफ बन रहा है, हम इन दोनों को कोइंटीरियर एंगल बोलते हैं। ये इक्वल नहीं होते, इनका सम 180 डिग्री के बराबर होता है। अच्छा, ट्रांसवर्सल के एक एंगल इस तरफ बन जाए और एक एंगल इस तरफ बन जाए तो उनको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं, वो दोनों इक्वल होते हैं, उनका सम 180 नहीं होता, वो दोनों इक्वल होते हैं। ठीक, तो एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180, ये बता दीजिए भाई, क्लियर है? यशिका, यश, विनायक, विधि, सभी को क्लियर? ठीक, ओके ओके। अब देखिए एंगल ए 90 डिग्री है तो यहाँ पर वैल्यू डाल दीजिए, एंगल ए की जगह लिखें 90 डिग्री, 90 डिग्री प्लस एंगल डी इज इक्वल टू क्या हो गया 180 डिग्री, ये हो गया। अब यहाँ से एंगल डी कितना हो जाएगा, 90 को उधर ले जाओ, इट इम्प्लाइज दैट एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हो गया। एंगल ए तो 90 दे रखा था, एंगल डी 90 हमने कर दिया, फिर क्या लिखें, पैरेललोग्राम है तो ए बी और डी सी पैरेलल होगा, तो फिर ए डी और बी सी भी तो पैरेलल होगा, तो लिखिएगा since AD is parallel to BC, since AD is parallel to BC, AD is parallel to BC, therefore अब देखिए जब AD और BC पैरेलल है तो इसका मतलब ये 90 डिग्री हो ही चुका है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों भी तो कोइंटीरियर एंगल्स हो गए। अब इस केस में CD इज एक्टिंग लाइक अ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल क्या होती है, जो दो पैरेलल लाइंस को काटे। ठीक है, तो जब AD और BC पैरेलल हो गए तो DC इज एक्टिंग लाइक अ ट्रांसवर्सल, तो दिस D plus C इज इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर एंगल D प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। और रीजन में आप क्या लिखेंगे, को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स। अब D क्या है 90 डिग्री प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। हाँ जी बोलिए। So can we also write it like since we know that parallelogram has opposite sides is equal, opposite angles is equal. बिल्कुल बिल्कुल, we can do it also in this way also। ये एंगल A है और एंगल C है, ये दोनों भी 90 डिग्री होते हैं, अपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं, ये प्रॉपर्टी भी यूज करी जा सकती है। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि एंगल D 90 है तो एंगल B भी 90 होगा। एंगल B इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री, रीजन में लिख लीजिएगा अपोजिट
angles of a parallelogram are equal। ठीक है, अगर समझ गए हैं तो चले आगे। Yes, sir. चलिए Yes, sir. एग्जाम्पल, ओके, एग्जाम्पल 1 के बाद एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 में वो बोलते हैं शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मुझे ये प्रूव करना है कि रोम्बस के जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो बाइसेक्ट करते हैं या नहीं करते वो छोड़ो, जो बोल रहे हैं बस उसको ध्यान देंगे हम। एग्जाम्पल नंबर 2, शो दैट द diagonals of a rhombus are perpendicular to each other। Show that the diagonals of a rhombus are perpendicular to each other। अब मैं rhombus बना लेता हूँ यहाँ पर। तो इसको बोल दीजिए ए बी सी डी। ये एक इस तरीके का पैरेललोग्राम है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड्स ही नहीं, चारों की चारों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। तो क्या करिए, ए से सी को ज्वाइन कर दो और डी से बी को ज्वाइन कर दो। ए से सी को और डी से बी को ज्वाइन कर दिया हमने। देखिए मुझे क्या करना है कि डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये जो बीच वाला पॉइंट है इसको ओ बोल दीजिए कि इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी चारों जो एंगल बनेंगे सब 90 डिग्री के बनेंगे। ये चीज़ प्रूव करनी है। तो इसको प्रूव करने का बेहद आसान तरीका ये है, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखो ऐसा होता है कि रोम्बस जो है, रोम्बस भी तो एक पैरेललोग्राम है, रोम्बस भी तो एक पैरेललोग्राम है, एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी चारों साइड्स इक्वल है। तो रोम्बस जो होता है वो भी एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के डायगोनल्स की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो जहाँ जो चीज़ पूछी जा रही है उसको छोड़कर, जैसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, शो दैट ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल। तो दिमाग में एकदम याद है, रेक्टेंगल के तो सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, इसको कैसे प्रूव करूँ, ये तो हमें पता ही है, ये आता है दिमाग में। तो आप लोग क्या करें, जो चीज़ पूछी जा रही है उसको छोड़कर उसके अलावा जो चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं वो करें। जैसे अभी मैंने ये बताया कि हमने कहा कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को इंटीरियर एंगल है, फिर उसके बाद ये और ये को इंटीरियर प्रूव करने की मुझे ज़रूरत नहीं थी। अभी आप में से ही एक बच्चे ने बताया कि भाई पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी ये भी तो होती है कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो जब ये और ये मेरे पास 90 और 90 आ गए हैं तो अब सी के लिए को इंटीरियर वाला फंडा यूज करने की जरूरत नहीं है। बोलो एंगल ए और एंगल सी अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, तो 90 डिग्री हो गया। एंगल डी और एंगल बी अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, हो गया 90 डिग्री। ठीक, तो ये फंडा हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर ये बोल रहे हैं शो दैट डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मैं जानता हूँ रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है, तो उसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट करेंगे का मतलब ये है कि ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल और ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल। तो आप यहाँ नोट करें कि मुझे प्रूव क्या करना है। आप लिखिएगा टू प्रूव कि ये जो सेंटर पर ओ पर जो एंगल्स बन रहे हैं ये सारे एंगल 90 डिग्री के बनेंगे, ऐसा मेरे को शो करना था। तो हम क्या करें कि टू प्रूव एंगल DOC इज इक्वल टू एंगल BOC, एंगल DOC इज इक्वल टू एंगल BOC
DOC BOC, इसी तरीके से BOA और DOA, एंगल BOA इज इक्वल टू एंगल DOA और इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमें ये शो कर देना है कि ये जो चारों एंगल्स हैं, चारों के चारों एंगल्स इक्वल हैं, और चारों के चारों एंगल्स इक्वल हैं किसके इक्वल हैं? सब 90 डिग्री हैं। अच्छा तो अब ये दो ट्रायंगल ले लो, ट्रायंगल COD एंड ट्रायंगल COB लिखिएगा। इन ट्रायंगल COD एंड ट्रायंगल COB, हमने दो ट्रायंगल्स ले लिए COD और COB। अब देखिएगा CO इज इक्वल टू CO कॉमन साइड, CO इज इक्वल टू CO कॉमन साइड, फिर OD इज इक्वल टू OB, OD इज इक्वल टू OB, रीजन में लिखिएगा diagonals of a rhombus bisect each other. Diagonals of a rhombus bisect each other. और फिर ये तो मुझे पता ही है कि DC, CB, AB, AD ये सारी साइड्स तो इक्वल होंगी रोम्बस की साइड्स, तो DC इज इक्वल टू CB। देखिएगा साइड्स ऑफ अ रोम्बस, ठीक है। तो तीनों साइड जब इक्वल हो जाती हैं तो क्राइटेरिया ट्रिपल एस। तो भाई ट्रिपल एस बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया भी कोई सी भी दो साइड ले लो आप, ठीक है। वैसे आपको ना देख कर भी कुछ समझ में आ जाता होगा कि भाई ये C है, ये O है, और ये वाली साइड और इस वाली साइड के इक्वल है, तो COD बोल दो, क्योंकि CO और CO दोनों में कॉमन, OD और OB दोनों में इक्वल, तो सीधा बोलो ट्रायंगल COD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COB। नहीं तो अगर अपना वो फंडा लगाना है तो वो भी लगा सकते हैं भाई S, तो यहाँ पर तो तीनों ही साइड है, तो इसका मतलब साइड मेजॉरिटी में है। अब जब साइड्स मेजॉरिटी में है तो आपका जो मन करे वो दो पेयर आप पकड़ लो। मैंने ये पहला और दूसरा पेयर पकड़ लिया, तो ये बीच का पोर्शन मिटा रहा हूँ। आप ये देख लीजिए, जैसे ये क्या है CO और इधर क्या है, ये भी CO, इधर है OD और इज इक्वल टू OB, ये था, तो हम इन दोनों को ले लेते हैं, तो CO और OD, ऐसे ही करो तो COD हो गया, CO और OB, CO और OB, तो इनको कंबाइन करो तो वैसे ही वो बीच में ही है, तो कॉमन वाला वैसे ही बीच में, तो COD COB, COD और COB सीधा सीधा हो गया, ट्राइंगल COD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COB। इसके बाद हमें ये जो बीच वाला एंगल है इस पर फोकस करना है, तो आप ये कहें जब ट्रायंगल COD और ट्रायंगल COB कॉन्ग्रुएंट है तो इसका जो भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो भी सारे इक्वल होंगे, तो हम ये कहेंगे कि O वाला एंगल O कहाँ पर लाई कर रहा है, बीच में, तो इट इम्प्लाइज दैट एंगल COD इज इक्वल टू, यहाँ पर भी O कहाँ बीच में लाई कर रहा है, एंगल COD इज इक्वल टू एंगल COB, ठीक है। रीजन में लिखिएगा बाई CP/CD। हाँ, अब ये दो एंगल्स इक्वल है, ये वाला और ये वाला, ये एंगल इक्वल है, तो बेटा इसको भी x मान लो और इसको भी x मान लो, तो ये क्या हो जाएगा, COD इज इक्वल टू COB इज इक्वल टू x, जब दोनों इक्वल है तो इसको x करो, से मान लिया। अब आप ये देखिएगा कि ये जो BD है, BD इज अ डायगोनल, तो डायगोनल क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पर किसी एक पॉइंट पर बनने वाले दोनों एंगल्स का सम
180 डिग्री लीनियर पेयर, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगा, एंगल सी ओ बी प्लस एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन में लिखिएगा लीनियर पेयर। लीनियर पेयर COD भी x है और COB भी x है, तो यहाँ लिखो x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, 290 है। तो यहाँ से बेटा x की वैल्यू क्या आ गई, 90 डिग्री। इसका मतलब ये 90 है तो फिर ये भी 90 होगा वर्टिकली अपोजिट, ये 90 है तो फिर ये भी 90 होगा वर्टिकली अपोजिट। तो DOC जब 90 डिग्री आ गया, इट इम्प्लाइज दैट एंगल DOC, ये एंगल जो DOC है या COD है, एक ही तो बात हुई, DOC x है, ये 90 है, तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल AOB, एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन में लिखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक। फिर देखो इसी तरह से ये वाला एंगल आया COB, तो COB इज इक्वल टू DOA, इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। मेरी बात समझ में आ गई सबको? Yes, sir. है ना, क्योंकि भाई x की वैल्यू 90 डिग्री आ गई, तो ये जो COB है, ये COB ये भी x है, इसका मतलब ये 90 डिग्री। और COB कहाँ पर बन रहा है, COB मतलब ये, तो जब ये 90 तो बेटा ये भी 90 वर्टिकली अपोजिट, ये 90 तो ये भी 90, तो चारों 90 हो गए। हैंस प्रूव्ड। यही चीज हमको प्रूव करनी थी, ये ना DOC, BOC, BOA, DOA सब 90 डिग्री, DOC, AOB मतलब वही BOA, COB मतलब वही BOC और DOA सब 90 डिग्री हो गए। ये चीज प्रूव करनी थी। बताइए भाई, ऑनलाइन वाले सभी बच्चों को क्लियर, आप सब लोगों को क्लियर? Yes, sir. चलिए Yes, ठीक है, yes, sir. ठीक है। अच्छा अब देखिएगा कि एग्जाम्पल 2 के बाद में फिर देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल 3 में फिगर दे रखी है, ये बोलते हैं ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। मैं क्वेश्चन लिखूँ क्या, NCERT तो होगी ना सबके पास, है ना? Yes, sir. क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल नंबर 3। ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC. AD bisects exterior angle PAC and CD is parallel to AB. Show that angle DAC is equal to angle BCA and ABCD is a parallelogram. चलो तो पहले मैं फिगर बनाता हूँ, उन्होंने पहले ही दे रखा है, सी फिगर 8.14, यानी कि फिगर इस क्वेश्चन में गिवन है। ये पॉइंट है P और ये है A, B, C और D। ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC। ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसमें AB और AC ये दोनों इक्वल हैं। पहली चीज, AD बाइसेक्ट्स एक्सटीरियर एंगल PAC, एक्सटीरियर एंगल PAC समझना बेटा। अच्छा और दूसरी चीज देख लो, ये ABCD कोई पैरेललोग्राम वगैरह ये गिवन नहीं है,
क्या दे रखा है कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब AB और AC इक्वल है, दैट्स इट। फिर ये बोलते हैं इस आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये जो बाहर एंगल बन रहा है PAC, मतलब ये पूरा बड़ा एंगल, तो AD जो लाइन है ये इसको बाइसेक्ट करती है, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ऐसा इक्वल है ना, तो मान लो इसको कुछ ये x हो गया, तो इसको भी x बोल दो, ठीक है, x मान लो, जब इक्वल है तो आसानी रहती है। अच्छा, और वो बोल रहे हैं CD इज पैरेलल टू AB। अच्छा, अब इन्होंने एक चीज़ और बताई कि ये जो CD है ये AB के पैरेलल है, ठीक। तो अब देखिएगा क्या क्या चीज़ें गिवन है यहाँ पर। AB इज इक्वल टू AC गिवन है एक तो, और ये दो एंगल इक्वल है, मतलब ये जो AD है ये इस PAC को पूरे को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल है x x। given CD is parallel to AB, AB is equal to AC, पहले मुझे क्या प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट में, एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BC है, एंगल DAC ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल BCA, मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर प्रूव करना है, ठीक है। अभी देखते हैं कैसे होगा। Since CD is parallel to AB, ये जो लाइन है CD और ये लाइन जो है AB एक दूसरे के पैरेलल है, ऐसा दे रखा है, तो AC is acting like a transversal, then AC is acting like a transversal, AC is acting like a transversal, AC एक ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रहा है, तो जब ये ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रहा है, तो मैं क्या कहूँगा कि यहाँ पर हमारा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, तो इससे कोई बात बनेगी क्या, ये और ये इक्वल हो जाएगा, ये एंगल तो मैं निकाल सकता हूँ 180 माइनस 2x करके, ये भी 180 माइनस 2x हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं। चलिए एक काम करते हैं, हमने ये कह दिया कि तो क्या प्रूव करना था, एंगल DAC ये वाला मतलब x इज इक्वल टू एंगल BCA, एंगल BCA मतलब ये वाला एंगल भी x के बराबर होगा, ये प्रूव करना है। अरे ये तो ऐसे ही होगा, चलो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से प्रूव हो जाएगा ना। सुनिए क्या कह रहे हैं। So can this be proved by alternate interior angles as AC the transversal? Alternate So DAC is will be equal to BCA. BAC will be equal to BCA, ये तो हाँ वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बेटा पता है कब लेता मैं, अच्छा BAC सुनिए, ये वाला जो एंगल जो है ये वाला एंगल बन रहा है DCA तो नहीं पूछ रहे, वो पूछ रहे हैं BCA अंदर वाला पूछ रहे हैं, तो इसको छोड़ो, CD AB के पैरेलल है, तो इससे हमारा ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल आ रहा है, वो नहीं पूछ रहे, वो कह रहे हैं ये BAC और BCA, वो कह रहे हैं कि ये वाला एंगल x के बराबर होना चाहिए। देखिए अभी बताता हूँ, आप यहाँ नोट करें,
इसमें तो आप ये लिख लीजिए कि एंगल Excuse me, sir. डी सी ए, एक मिनट रुको एक मिनट, एंगल डी सी ए इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, एंगल डी सी ए, क्योंकि ये जो सी डी है और ये जो ए बी है ये पैरेलल है, तो ये ट्रांसवर्सल हो गया, तो ट्रांसवर्सल के इस तरफ जो पैरेलल के साथ एंगल बन रहा है वो ये, ट्रांसवर्सल के इस तरफ जो पैरेलल लाइन के साथ एंगल बन रहा है वो ये, तो ये और ये एंगल इक्वल हो गए। हाँ जी सर एंगल बताइए। ACB और एंगल ABC पे इक्वल प्रूफ कर सकते हैं सर। हाँ मैं आ रहा हूँ अभी उसी पर, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। पहले ये बता दीजिए ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये समझ गए? यस सर। ये समझ गए? तो इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलकर छोड़ दीजिए बस यहाँ पर, और कुछ नहीं करना है इसका, मैं बताऊंगा इसको क्या यूज करना है। अब कहेंगे सिंस ट्राइंगल ABC is an isosceles triangle, therefore angle ABC is equal to angle ACB is equal to y से, ये मान लीजिए और रीजन में क्या लिख दो, बेस एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल के बेस एंगल्स हो गए, आइसोसेलेस ट्राइंगल के बेस एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको भी y मान लिया और इसको भी y मान लिया, फिर लिखेंगे कि नाउ एंगल P, एंगल PAC, ये जो पूरा बड़ा एंगल है, नाउ एंगल PAC, ये इस ABC के लिए तो एक्सटीरियर एंगल है ना बाहर, तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। एक्सटीरियर एंगल के बाजू में जो एंगल बनता है उसको तो एडजेसेंट एंगल बोलते हैं, उसकी जरूरत नहीं है। उसके अलावा जो दो बचते हैं उनको इंटीरियर अपोजिट एंगल्स बोल देते हैं। तो एंगल PAC इज इक्वल टू एंगल ABC प्लस एंगल ACB। रीजन में लिखिए एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी समझ में आ गई कि नहीं बताइए? यस सर। समझ गए? चलिए अब ये हो गया हमारा काम। अब एंगल PAC क्या है, x प्लस एक्स यानी कि 2x, और एंगल ABC की वैल्यू भी y है और ACB की भी y है, तो इसकी जगह पर भी y लिखो और ACB की जगह पर भी y लिखिए। तो 2x इज इक्वल टू 2y, 2 से 2 कट गया, इसका मतलब x इज इक्वल टू y, x इज इक्वल टू y ही तो प्रूव करना था। ये DAC इज इक्वल टू BCA, तो ये x इज इक्वल टू y प्रूव हो गया। अब नोट करें, सिंस x इज इक्वल टू y, देयरफॉर ये जो x है ये क्या है, ये x क्या है, DAC, देयरफॉर एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BCA, एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BCA। हैंस प्रूव्ड। एक तो ये चीज ये प्रूव करने के लिए बोल रहे थे और सेकंड पार्ट में ये क्या बोल रहे हैं कि प्रूव दैट ABCD इज अ पैरेललोग्राम। टू प्रूव ABCD इज अ पैरेललोग्राम, तो अब आप ये कहेंगे since we have just proved that angle
DAC इज इक्वल टू एंगल BC है। रीजन में लिखिए which are making a pair of alternate interior angles alternate interior angles बन रहे हैं between which two lines AD and BC। कैसे भाई AD के साथ में आप मान लीजिए कि ये AC जो है ये AD को भी काट रही है BC को भी काट रही है, तो ये AD के साथ बन रहा है एंगल X और BC के साथ बन रहा है एंगल Y। एक ट्रांसवर्सल के इस तरफ है किस तरफ, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है ना, पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसका मतलब AD और BC पैरेलल हो गए बिटवीन AD एंड BC। Therefore, AD is parallel to BC and CD is parallel to AB. Reason ब्रैकेट में लिखिएगा given. Therefore, हो गई दो चीजें इसमें भी पैरेललोग्राम की, दो कंडीशंस हो गई कि भाई अपोजिट पेयर जो है ऑफ लाइंस आर पैरेलल, तो AD BC के पैरेलल हो गया और CD जो है वो AB के पैरेलल हो गया, तो पैरेललोग्राम हो गया। तो इस तरह से ABCD इज अ पैरेललोग्राम, दैट्स प्रूव्ड। सेकंड पार्ट में हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। अब एग्जांपल नंबर 4 है, ये आप देखिए एग्जांपल 4 देखो, 5 देखो। अगर मान लीजिए कहीं पर नहीं भी आता है ना समझ में, तो आप एक बार कोशिश करिएगा, पहले का थोड़ा बहुत कुछ भी काम, कुछ बच्चों का तो देखिए छूटा हुआ है तो कोई बात नहीं, उनके लिए मैं करवाऊंगा, लेकिन बाकी बच्चे कोशिश करिए जैसे हम जो करा रहे हैं उससे आगे आप करने की कोशिश करें, ठीक है। तो ये दो चैप्टर अगर हो गए ना, आप समझ लो कि मैथ्स पूरा का पूरा कंट्रोल में आ जाएगा। ये दो ही चैप्टर हैं जो सबसे खतरनाक है, टर्म 2 के क्वाड्रिलेटरल और सर्कल, ठीक। तो अभी तक अगर देखा जाए तो हमने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस काउंट करे थे 37, जिसमें से 10 हो चुके हैं। कैसे? थ्योरम्स, एग्जांपल्स और क्वेश्चंस सब टोटल करके। तो 7 थ्योरम हमने प्रूव कर लिया और 3 एग्जाम्पल कर लिए हैं, तो टोटल 10 हो गए हैं, अभी 27 और करने हैं। और आप लोग क्या करें कि जैसे ये 10 क्वेश्चंस करें ना, इनको बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार इनको देखो, आप इनको स्टेप बाय स्टेप देखिए, आपको ये क्वेश्चन दिमाग में बैठ जाएंगे, ये याद हो जाएंगे, तो जब पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो गलती नहीं होगी, ठीक है। चलिए जी, फिर आज इतना ही करते हैं। Thank you, sir. ओके ओके Excuse me, sir. हाँ जी, Before बताइए। we start, हाँ जी बोलिए। सर मुझे साइंस में थोड़ा रिवीजन किया था, पेपर 20 में पूरा साइंस। आप बता दो बेटा मेरे को ना, व्हाट्सएप करके छोड़ दो, ओके सर, व्हाट्सएप करके छोड़ दो कि कौन कौन से टॉपिक्स में चाहिए। ओके सर। चलिए ठीक है, ओके। सर हाँ जी बताइए। सर मुझे एक डाउट थे इसमें एक्सरसाइज एक्सरसाइज के डाउट्स हैं, तो पहले वही डाउट्स देख लेंगे कल की क्लास में। जब कल क्लास होगी ना तो मुझे एक बार आप रिमाइंड करा देना, पहले को डाउट्स ही करवा लेंगे आपके। हाँ जी बैठिए। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है जी, ओके ओके। Excuse me, sir. हाँ जी बताइए। So we will do all the questions of this chapter, हाँ, वी हैव टू डू ऑल द क्वेश्चंस, and after that we will do circles. आफ्टर दैट वी विल डू सर्कल्स। पढ़ लो।